भागलपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज स्थित महर्षि मेही आश्रम के मुख्य द्वार के पास एक नाले से नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। जैसे स्थानीय लोगों की नजर नाले में पड़े शव पर पड़ी, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बरारी थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके। पुलिस की टीम स्थानीय अस्पतालों और नर्सिंग होम का भी रिकॉर्ड चेक कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस हृदय विदारक घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा और दुख है। लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं। और आखिरकार एक महीने से लापता भागलपुर की 2 बच्चियां भागलपुर पहुंच गई है। जहां टीवी अंक प्रदेश पर हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि पिछले 8 जनवरी को भागलपुर के बबरगंज थाना से 2 लड़कियां जिया और सोनाक्षी जो गायब हुई थी, उसे भागलपुर पुलिस लेकर आज सुबह पहुंची है। उसके बाद उसे मेडिकल के लिए पहले सदर अस्पताल ले जाया गया और वहां से दसम कोर्ट भागलपुर में प्रस्तुत किया गया। आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों बच्चों को लेकर के पुलिस पहुंची सदर अस्पताल में और उसके बाद कोर्ट उन्हें लाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर पुलिस उन्हें कुछ बोलने नहीं दे रही है। दोनों बच्चियां कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने लाख कोशिशें की लेकिन दोनों में से कोई भी बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। बहरहाल इस मामले में एक और नया बड़ा खुलासा हम बता रहे हैं पहली बार टीवी अंक प्रदेश के दर्शकों को। जिस तरह से सोनाक्षी के पिता ने बताया कि वो लोग आपस में कुछ कोरिया की बात करती थी और वीटी उसके कई जगह पर लिखे हुए थे। हाल ही में गाजियाबाद के 3 सगी बहनों ने जिस तरह से कोरियन लव गेम के चक्कर में अपनी जान दे दी अपने परिवार के खिलाफ में जाकर के, लग ऐसा रहा है कि शायद वही कोई कहानी यहाँ भी चल रही थी। हालांकि इस पर उसके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि वो साउथ कोरिया की बात करती थी और उस तरह की चीजें मोबाइल पर देख रही थी। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम भी जब आई थी तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की थी और उन्होंने सोनाक्षी के पिताजी को ये साफ साफ कहा था कि आप अपनी बेटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए और इन्हें किसी अच्छे और डॉक्टर से भी इन्हें दिखा लीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरिया लव वाली बात यहाँ पर भी सामने आ जाए। साथ ही जिया का जो व्यवहार है कोर्ट में सोनाक्षी के परिवार वालों के प्रति वो काफी गुर्रा कर देख रही है, जिसको लेकर के वो परिवार जो सोनाक्षी का है वो काफी डरा सहमा है और बता रहे हैं कि जिया पहले से ही सस्पेक्टेड है उन लोगों के नजर में। फिलहाल उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पे क्या फैसला आता है। क्या उन्हें परिवारजनों को सौंपा जाता है या फिर उन्हें रिमांड होम में भेजा जाता है। देखिए, आए क्राइम ब्रांच वाला है हमारे घर में, तो मेरा कॉपी किताब को जांच किए, उसमें ये लिखा हुआ कई ठोकर नंबर था और उसमें भीटी लिखा हुआ था। तो हमको जो है क्राइम ब्रांच वाले बोलबो किए हैं कि ये सुबह जी ये तो बताइए ये भीटी क्यों क्या लिखा हुआ है। बोले हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि बच्चा मेरा ये बोल रही थी भीटी बोलती थी और साउथ कोरिया बड़ी मन और अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ये हमको। तो हम जो है ये बोलते थे कि अरे पागल, अरे वो सब विदेश तुम दिमाग लगा ऐसे। तो हम लोग दिमाग वो समझते नहीं थे। अब वास्तव में अब देखते हैं कि बच्चा तो मेरा वीडियो में पकड़ाया, भाई हम क्या कर सकते हैं। कोरिया कुछ करते थे, साउथ कोरिया ये बोलते थे, कोरिया नहीं साउथ कोरिया। मोबाइल में देखती थी, मोबाइल तो अब देखती होगी कहीं देखती होगी, लेकिन ये बोलती थी। बच्ची जो मिली अब तो बात हुआ अभी बात मतलब देखते हैं कि प्रशासन जो है अभी उस बात होने नहीं देता है और कहने का मतलब देखना नहीं चाहती है। क्या हम क्या बतावे, अब बच्चा मिल नहीं रहा है, हमसे बात नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं बता पा रही है। नहीं कुछ नहीं बता पा रही। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी खबर हम दे रहे हैं टीवी अंक प्रदेश के दर्शकों को कि बबरगंज के इलाके से जो पिछले 8 जनवरी को यानी 1 महीने पहले जो गायब हुई 2 बच्चियां वो भागलपुर तो लाई गई हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही हैं। लेकिन मामले में नया बोर्ड तब आ गया जब सोनाक्षी के पिता ने कहा पहली बार कि क्राइम ब्रांच की टीम जब आई थी तो उन्होंने उसे बताया था कि ये लोग आपस में कुछ कोरिया साउथ कोरिया की बात लगातार करती थी कि वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ हमें बहुत सुंदर
तो कोरिया को लेकर के बात हो रही थी और कोरियन लव की वजह से इधर हाल के दिनों में गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने अपनी जान दे दी थी। उसका जब विरोध किया गार्जियन ने, तो यहाँ भी क्या कहानी है इसके तह में तो जाना फिलहाल लगा ऐसा रहा कि भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल पुलिस भी कुछ बोलने नहीं दे रही है। तो एक सवाल ये भी उठता है, आखिर क्या कुछ ऐसा है जिससे पुलिस छिपाना चाह रही है, बचाना चाह रही है? क्योंकि जो आईओ है उनका रवैया पहले से ही ऐसा लग रहा था। जब पत्रकारों ने एसएसपी से सवाल किया और एसएसपी ने जब एसआईटी का गठन किया, उसके बाद आईओ हरकत में आई और अभी भी आईओ उन दोनों बच्चों को कुछ भी बोलने नहीं दे रही है। तो ऐसा क्या है जिसको छुपाया जा रहा है या पुलिस जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर के टाउन हॉल में आज बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय और जिला प्रशासन की संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय फरोग-ए-उर्दू सेमिनार, कार्यशाला एवं मुशायरा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा की प्रचार प्रसार और नई पीढ़ी को इस गौरवशाली विरासत से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उर्दू निदेशालय के निदेशक एसएम परवेज आलम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी साझा संस्कृति और भाईचारे की पहचान है। स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने, उर्दू शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब सरकारी योजनाओं की जानकारी उर्दू भाषा में भी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिल सके। सेमिनार के दौरान विशेषज्ञों ने डिजिटल युग में उर्दू की संभावनाओं, पत्रकारिता और अनुवाद जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि एसएम परवेज आलम ने छात्रों को आधुनिक तकनीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ उर्दू सीखने की सलाह दी। कार्यक्रम में भारी संख्या में साहित्यकार, शिक्षाविद और छात्र मौजूद रहे। जिला उर्दू भाषा कोषांग की प्रभारी सुभाषनी प्रसाद ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का भरोसा दिलाया। देख रहे हैं कि आज हमारे टाउन हॉल में भागलपुर में जो एक मुशायरा भी आयोजित किया है, कार्यशाला आयोजित किया गया है। इसमें कई कवि और काफ़ी संख्या में उर्दू प्रेमी उपस्थित हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है और उर्दू के प्रमोशन के लिए हमें जितना भी संभव हो प्रयास करना चाहिए। बिहार का हमारा बिहार के दूसरी राजभाषा है, तो हम सभी लोग प्रमोट करते हैं। हम अपने कार्यालयों में भी प्रमोट करते हैं और सरकार का निर्देश भी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इसका प्रमोशन काफ़ी बेहतर तरीके से हो और लोगों के ज़ुबान पे जितनी भी बातें हम करते हैं उसमें उर्दू के अल्फाज ज़रूर होते हैं, इसलिए इसको प्रमोट करें। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर
उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शनिवार को सैंडिस कंपाउंड में एक शानदार मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ का मकसद बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और समाज में समानता के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने समाज को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। उन्होंने भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर सख्त रोक लगाने और बेटियों को समान अवसर देने पर जोर दिया। मैराथन में भागलपुर की सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ दौड़ लगाकर जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में वहां मौजूद सभी लोगों को इस अभियान को सफल बनाने और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने की शपथ भी दिलाई गई। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार की स्कीम है और सरकार की मंशा है, उसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए अभी मिनी मैराथन खास करके बालिकाओं का अभी कराया गया है सैंडिस में। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे सभी उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं और काफ़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अब मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, हालांकि अब बेटियाँ किसी चीज़ की मोहताज नहीं हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में बेटियां काफ़ी अव्वल रहती हैं। लेकिन फिर भी हम बेटियों को पढ़ाएं और हम बेटियों को संरक्षण दें, बेटियों की रक्षा करें। बस यही मैं आग्रह करूंगा समस्त भागलपुर वासियों से। इसका मैसेज क्या है सर? इसका मैसेज है कि बेटी को हमें बचाना भी है। जो एक समय था जब हमारा जेंडर रेशियो बहुत ख़राब था, यानी जब भ्रूण हत्या होती थी, उस समय की ही यह शुरुआत है। और आप देख रहे हैं कि पैरिटी में हमारी बेटियां और हमारे बच्चों के साथ पैरिटी में है और हमारा जेंडर रेशियो काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो लोगों से ये अपील है कि जब बेटियों को भी हम बेटियों की तरह संरक्षण दें, उसे पढ़ाएं और उसे आगे बढ़ाएं। जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस लिया है। इसी कड़ी में मॉडल अस्पताल की सभागार में 1 दिवसीय मीडिया उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को सफल बनाना और लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। कार्यशाला में मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बताया कि फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलने वाली एक गंभीर और लाइलाज बीमारी है। साल में एक बार दवा खाकर इस बीमारी से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। एमडीए अभियान के तहत हर घर तक दवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने मीडिया प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस अभियान से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आम जनमानस तक पहुँचाए। इससे लोगों के मन में दवा को लेकर फैली भ्रांतियां दूर होंगी और अभियान को गति मिलेगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ कई सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने तकनीकी जानकारी साझा की। आज आप लोगों को, जो मीडिया से जुड़े हुए बंधु लोग हैं, उन लोगों को उनके साथ वर्कशॉप किया जा रहा है। आगामी 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक चलने वाले एमडीए राउंड जो कैंपेन है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी थी, ताकि आप लोगों के मार्फत समाज को भी इसकी जानकारी हो जाए। एक्चुअली ये 10 फरवरी से 27 तारीख तक का ही प्रोग्राम था, जिसमें पहले के 14 दिन हाउस टू हाउस विजिट करके दवा खिलानी थी समाज के लोगों को, और बाकी के 3 दिन बूथ लगाकर, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, अगर वृद्धाश्रम है, जेल है, वहाँ पे ऐसे प्लेसेस जहाँ फुटफॉल्स भी ज़्यादा हैं, वैसे जगह पे बूथ लगा के 3 दिन के रेस्ट ऑफ द 3 डेज आपको ये कैंपेन करना था। इसमें एक 11 तारीख को हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा ये बताया गया है कि नहीं, 11 तारीख को मेगा कैंप करना है और पूरे बिहार में जो टारगेट रखा गया है लाभार्थियों का दवा खाने के लिए, वो 1 करोड़ का है। तो उसी अनुपात में हमारे जिला में भी दवा खिलाई जाएगी उस 11 तारीख को मेगा कैंप करके, जिसमें जीविका दीदियों का सहयोग अति आवश्यक है और उन्हीं को फोकस करते हुए ये अचीव किया जा सकता है।
ये जो बूथ होगा 11 तारीख को, वो सारे आंगनवाड़ी सेंटर पे लगेंगे, जहां पर जीविका दीदियां, प्रत्येक जीविका दीदी को टारगेट दिया गया है कि वो अपने साथ 5 लाभार्थी को लेकर आए, ताकि वहां का उस आंगनवाड़ी सेंटर का टारगेट पूरा हो सके। इसी तरह से सारे आंगनवाड़ी सेंटर के जब टारगेट पूरे होंगे तो हम लोग भी अपने जिला का टारगेट पूरा कर पाएंगे। दवा खिलाने के बाद कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हाँ, दवा बिल्कुल सेफ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माइल्ड जो है साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, उल्टी जैसा लगना या उल्टी हो जाना, है ना, तो बदन पे चकत्ता का आ जाना, खुजली होना बदन में, ऐसा हो सकता है। तो मोस्टली ये ऐसा देखा गया है कि जिनके अंदर परजीवी होते हैं, दवा खाने के बाद वो परजीवी मरते हैं और मरने के कारण ये ऐसा साइड इफेक्ट्स आता है। यूजुअली ये सामान्यतः ये बहुत ही माइल्ड टाइप का रहता है या नहीं भी रहता है, जो आधे घंटे 1 घंटा तक केवल आराम से लेटे रहने से और जो लाभार्थी हैं उनको एश्योर अगर करने से कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मामूली सा चीज है, दवा खाने से अगर ये हुआ है इसका मतलब अच्छी बात है, परजीवी आपके अंदर था जो मरा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो टीम के पास किट भी रहता है, वो जो मेडिसिन उसका इलाज किया जाता है। अंतिम अपील क्या रहेगी? अंतिम अपील आप लोगों के मार्फत में पूरे समाज को, भागलपुर के लोगों को ये देना चाहता हूँ कि एमडीए राउंड में ये दवा खाना अति आवश्यक है, जिससे हम लोग समाज को फाइलेरिया मुक्त बना सके। लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो आखिर दवा क्यों खाऊं, व्यर्थ की दवा मैं क्यों लूं। तब ये उनको जानना होगा कि आज आप स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके अंदर फाइलेरिया के परजीवी हों। दिल्ली और नोएडा में गड्ढों की वजहों से हुई मौतों ने पूरे देश को दहला दिया है, लेकिन लगता है भागलपुर के अधिकारियों की नींद अब तक नहीं खुली है। तस्वीरें देखिए, ये कोई मामूली गड्ढा नहीं बल्कि मौत का गहरा कुआं है, जो भागलपुर के व्यस्त इलाके बुढ़िया काली स्थान के पास पिछले 2 महीनों से खुला पड़ा है। भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुए 2 साल से अधिक बीत चुका है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ क्या है? शून्य। ना कोई बैरिकेडिंग, ना कोई साइन बोर्ड और ना ही कोई चेतावनी। 15 फीट गहरे इस गड्ढे में पानी लबालब भरा है। सोचिए, अगर रात के अंधेरे में कोई राहगीर या मासूम बच्चा इसमें गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? राहगीर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुल निर्माण निगम की लापरवाही किसी की जान ले सकती है। उस मंगल शनिवार को दिक्कत होवे करता है, आदमी गाड़ी लेके गिर रहा है यहाँ पे रोज। ऐसा कोई दिन नहीं जो आदमी गाड़ी लेके नहीं गिर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। देखिए ना, अभी आज हाथ लगाया, खाली गड्ढा उड्ढा भर रहा है। तो खाली क्या होगा, इसमें आदमी गिरेगा ही गिरेगा, इसमें हंस रहा है सब आदमी। बाहरी आदमी अगर देखेगा भागलपुर शहर इस तरह का है तो देख करके दोबारा फिर भागलपुर में अबे नहीं करेगा। एकदम कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। आज तो देख रहे हैं 1-1.5 महीना गड्ढा इसी तरह था, अभी जाकर के देखते इसमें भरने में हाथ लगाया है इसको। गड्ढा एकदम पूरा एकदम इसी तरह ओपन पड़ा हुआ था, इधर से पैदल आदमी नहीं इस तरफ से उस तरफ जा पा रहा था। जो काम हो रहा है सुरक्षा किस तरह है? यहाँ का सुरक्षा बहुत ही डामाडोल है। यहाँ न कहीं बैरिकेडिंग दिया गया, न कहीं कुछ है। आने जाने से आदमी को बहुत ही परेशानी हो रहा है। ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा के कारण कुछ भी घटना हो सकता है। कितना दिन से गड्ढा है? लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया है। कितना फीट हुआ गड्ढा? लगभग 10 से 20 फीट का लगभग गड्ढा है। कोई सुनने वाला नहीं है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। दिल्ली की घटना अभी ताजा है, लेकिन भागलपुर में जिला प्रशासन और निर्माण कंपनी कान में तेल डालकर सोई हुई लगती है। क्या पुल निर्माण के नाम पर जनता की जान से खेलना जायज है? आखिर क्यों 2 महीने से इस गड्ढे को खुला छोड़ा गया है? सवाल बड़ा है और जवाब प्रशासन को देना होगा। क्या इस गड्ढे को भरने के लिए किसी की जान जाने का इंतजार किया